हम बात कर रहे हैं जैन इतिहास की और बात कर्नाटक की ना हो तो वही बात हो गई कि तेल ना कढ़ाई बनाने चले मिठाई। अगर जैन इतिहास में कर्नाटक के महत्व को उल्लेखित करना हो तो कैलाश चंद्र शास्त्री सिर्फ यही लिखते हैं कि कर्नाटक जैनियों का घर है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कवि सजल जैन और आप देख रहे हैं द गोल्डन एरा ऑफ जैनिज्म की एक विशेष श्रृंखला, जिसमें हम आज आपको एक जैनाचार्य और उनके दो शिष्यों से परिचित कराना चाहते हैं जिनकी राजनीतिक कुशलता ने कर्नाटक के 700 साल के इतिहास का निर्धारण कर दिया। मैसूर के कुल्लुगुडु नामक स्थान के सिद्धेश्वर मंदिर से एक शिलालेख प्राप्त हुआ जो 1122 ईस्वी का बतलाया जाता है। उस शिलालेख में एक कथा अंकित थी कि ईसा की दूसरी शताब्दी में उत्तर से दक्षिण की ओर दो राजकुमार आते हैं। उन राजकुमारों का नाम दडिग और माधव होता है। विभिन्न स्थानों पर घूमने के बाद वह पेरूर नामक स्थान पर आते हैं जो उस समय का एक जैन केंद्र हुआ करता था। वहाँ उनकी भेंट जैनाचार्य सिंह नंदी से होती है। नोट द नेम आचार्य सिंह नंदी। आचार्य सिंह नंदी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनके सामर्थ्य को जानने के लिए एक स्तंभ के दो टुकड़े करने के लिए कहे। एक स्तंभ जो साम्राज्य की देवी के मुख्य मार्ग को अवरुद्ध करते हुए मुख्य मार्ग के बीचों बीच लगाया गया था। माधव ने अपनी तलवार के एक ही प्रहार से उस स्तंभ के दो टुकड़े कर दिए। इससे आचार्य सिंह नंदी बहुत प्रसन्न हुए और माधव और दडिग को शिक्षा दीक्षा दे करके एक साम्राज्य का राजा बना दिया। मित्रों, दडिग और माधव ने जैनाचार्य सिंह नंदी के आशीर्वाद से उसी गंगवंश की नींव रखी जिसने दक्षिणी कर्नाटका के भूभाग पर 3वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी तक अपना आधिपत्य शासन जमाया और जैन धर्म को संबल प्रदान किया। शिलालेख में आगे लिखा हुआ है कि जब गंगवंश की नींव रखी जा चुकी थी, माधव ने अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी, तो आचार्य सिंह नंदी ने उन्हें उपदेश दिया, अगर तुम अपने वचन को पूरा ना करोगे, जिन शासन को सहाय ना होगे, दूसरों की स्त्रियों का अपहरण करोगे, नीचों की संगत में रहोगे, मधु मांस मद्य का सेवन करोगे, आवश्यकता पड़ने पर भी दूसरों को अपना धन ना दोगे और युद्ध के क्षेत्र में पीठ दिखलाओगे तो तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। देखिए, बड़ी ही सोचने की बात है कि ये शब्द उन्हीं जैनाचार्य के थे जिनकी जैन समाज को आज अहिंसा का नाम दे करके क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये हथियार उठाने वाली समाज नहीं है। लेकिन वही उन्हीं के सिंह नंदी आचार्य कहते हैं कि अगर तुम युद्ध क्षेत्र में पीठ दिखलाओगे तो तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। मित्रों, अभी आपके लिए गंगवंश एक बहुत ही नया एक शब्द होगा, क्योंकि जो इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं और दक्षिणी इतिहास के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही नया शब्द है। लेकिन मैं एक उदाहरण से एक वाक्य बात कहते हुए आपसे गंगवंश की लिंक को जोड़ना चाहता हूं कि ये वही गंगवंश है जिनकी अद्भुत मूर्ति कला का साक्षात उदाहरण श्रवण बेलगोला में खड़े गोमटेश्वर बाहुबली भगवान हैं। यह प्रतिमा गंगवंश की अमूल्य देन है जिन शासन को। गंग पूर्ण रूप से एक जैन राजवंश था। डॉक्टर राइस जो बड़े इतिहासकार हैं लिखते हैं कि गंग राजा कट्टर जैन हुआ करते थे और मित्रों, जिनकी पताका पर ही मयूर पिच्छी का अंकित हो उनके लिए जैनत्व के और प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। जैन विहारों को दानपत्र लिखना हो या जैन वसतियों का निर्माण करना हो, जैन मुनियों के आहार की व्यवस्था करनी हो, ये गंग राजाओं के मुख्य कर्तव्य हुआ करते थे। गंग राजवंश में राजगुरु की भूमिका में जैन आचार्य हुआ करते थे जो राज परिवार को शिक्षित और दीक्षित करते थे और गंग वंश के नीति निर्माताओं में भी एक थे। इस राजवंश में एक से एक शक्तिशाली राजा हुए। राजा दुर्विनीत का नाम भी बड़े आदर पूर्वक लिया जाता है। राजा दुर्विनीत ना सिर्फ शक्तिशाली थे बल्कि प्रतिभा संपन्न भी थे। राजा दुर्विनीत उन्हीं आचार्य पूज्यपाठ के शिष्य हैं जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि जैसे महान ग्रंथ को रच करके जिन शासन की महान सहायता की। इसके तत्पश्चात हम आपको उस महानतम राजा से मिलवाना चाहते हैं जिसे कन्नड़ के शिलालेखों में, कन्नड़ शिलालेखों में गंग कंदर्प गंगाधिपति की उपाधि तक प्राप्त है। आपने महाराज चंद्रगुप्त के बारे में जरूर सुना होगा जिन्होंने जीवन के अंतिम समय में जिन दीक्षण धारण करके संलेखना पूर्वक मरण को प्राप्त हुए थे।
लेकिन आपने मारसिंह जैसे महान राजाओं के बारे में बहुत ही कम सुना होगा। मित्रों, इस गंग वंश में मारसिंह नामक एक महान राजा हुए जो ना सिर्फ शक्तिशाली थे बल्कि महान प्रतिभा के भी धनी थे। उनकी परोपकारिता सिर्फ जैन बस्तियों को दान देने या जैन बस्तियों का निर्माण करने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक से एक जैन विद्वानों को भी आश्रय प्रदान किया। जैन बस्ती यानी कि जैन मंदिर, कर्नाटक में मंदिर को बस्ती कहा जाता है। श्रवण बेलगोल या बेलगुलू के शिलालेख में अंकित है कि जीवन के अंतिम समय में मारसिंह ने अपने गुरु भट्टारक अजित सेन की सन्निधि में संलेखना पूर्वक मरण किया एवं अंत में इस राजवंश की अनूठी उपलब्धि, और सच कहूँ तो सिर्फ एक उपलब्धि जिसने इस राजवंश को जैन इतिहास में अमर बना दिया। श्रवण बेलगोल में उत्तुंग खड़े 57 फीट की उत्तुंग प्रतिमा गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा, एक अखंड पत्थर को छांट करके विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है भगवान बाहुबली की प्रतिमा, जो आज भी मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। गंग वंश ने जैन धर्म को बहुत संरक्षण प्रदान किया। कम्बंधली, श्रवण बेलगोला जैसे क्षेत्रों में आज जो आप मंदिर देख रहे हैं, जैन बस्तियां देख रहे हैं, अपितु दक्षिणी कर्नाटका में जो गांव-गांव में फैली जैन बस्तियां देख रहे हैं, उनमें गंग वंश का भी एक बहुत बड़ा रोल है। श्रवण बेलगोला में चाहे आप चंद्रगुप्त बस्ती देख लीजिए, चामुंडराया बस्ती देख लीजिए, ये सब गंग वंश के काल में ही बनाई गई थी। गंग वंश ने कन्नड़ साहित्य को भी संरक्षण प्रदान किया। महाकवि रन्न, जो कर्नाटका के 3 जेम्स में से एक गिने जाते हैं, महाकवि पंप, महाकवि पोंप, महाकवि रन्न, महाकवि रन्न को चामुंडराया ने अपने प्रारंभिक समय में संरक्षण प्रदान किया। तमाम प्रकार के शुभ कार्य करते हुए ईसा की 10वीं शताब्दी में इस राजवंश का अंत हो गया। लेकिन मित्रों, 700 साल तक जैन धर्म को संरक्षण दे करके इस राजवंश ने अपनी कीर्ति को जैन इतिहास में अपितु कन्नड़ इतिहास में अमर बना दिया। इस राजवंश की इस अमर कीर्ति के पीछे आचार्य सिंहनंदी का एक बहुत बड़ा हाथ है। पर दुख तब होता है कि जब हम महान राजा चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य की बात तो करते हैं, लेकिन कर्नाटका के चाणक्य आचार्य सिंहनंदी को भूल जाते हैं। ऐसे आचार्य सिंहनंदी के चरणों में नमन करते हैं, किंतु अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बड़ी विडंबना नज़र आती है। क्योंकि आज अगर किन्हीं जैनाचार्य ने जीतो जैसी बड़ी संस्था को खड़ा कर दिया या हथकरघा जैसे उद्यम को स्थापित कर आर्थिक सुदृढ़ता की नींव डाली, तो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि जैन आचार्यों का ये काम नहीं है, जैन आचार्यों का काम तो सिर्फ ध्यान तप है। लेकिन कैलाश चंद्र शास्त्री जी लिखते हैं कि जैन धर्म संपूर्ण भारतवर्ष में सिर्फ इसलिए ही फैला क्योंकि जैन आचार्यों ने सिद्धांतों के कोरे प्रवचनों को छोड़ राजनीतिक चेतना का पुनर्निर्माण किया, साम्राज्यों की नींव डाली, मुकुटधारी राजाओं का निर्माण किया और जैन धर्म को राजधर्म के रूप में अंकित करवाया। इसलिए मित्रों, हमेशा ध्यान रखिए कि आज अगर कोई मुनि महाराज, साधु, भगवंत चुनाव के वक्त जैनियों की राजनीतिक अस्मिता की बात करते हैं, घटती जनसंख्या के प्रति समाज को सचेत करते हैं या फिर तीर्थों के संरक्षण के लिए अपनी अंतिम लहू की बूंद तक बहा देने की बात करते हैं, तो वह आचार्य सिंहनंदी की परंपरा के वाहक साधु हैं, वह जैनियों के पुनर्जागरण के संरक्षक साधु हैं, वह जैनियों के उत्थान के सूत्रधार साधु हैं। नमस्कार।